हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू के एस आरतानी एजुकेशन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स गुजरात बोर्ड। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 5 पे और हम अब डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने मीनिंग ऑफ पॉवर्टी और नेचर ऑफ पॉवर्टी को पढ़ा था। अब हम सेकेंड पार्ट में हमने इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी भी देख लिए थे। थर्ड पार्ट में हम लोग पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। कॉजेस ऑफ पॉवर्टी से अब हमारा चैप्टर जो है वो बाकी है। चलिए फिर शुरू करें। और प्लीज़ अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। अगर आपको यूज़फुल लगे, अगर आपको लगे कि हाँ आपको यहाँ चीज़ें समझ आ रही हैं, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें वीडियो को। सबसे पहली बात, रिवाइज अगर हम करें पॉवर्टी को, पॉवर्टी का मीनिंग होता है गरीबी, राइट। हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में अब तक ये पढ़ लिया है कि पॉवर्टी के कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको देख करके हमें ये पता चल सके कि यहाँ पॉवर्टी है कि नहीं है। अब जो हम पढ़ेंगे वो है कॉजेस, क्या कारण है पॉवर्टी के। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पहले उसकी जड़ तक जाना ज़रूरी होता है कि वो प्रॉब्लम हुई क्यों, और फिर हम उसके सॉल्यूशंस को ढूंढ सकते हैं। पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है उसको हटाने के लिए हमें उसके रीजंस को समझना बड़ा ज़रूरी है। इंडिया में जो रीजंस हैं या इंडिया में जो कॉजेस हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहला है हिस्टोरिकल रीजंस। हिस्टोरियंस जो हैं हमारे, वो कहते हैं कि 17th सेंचुरी में इंडिया सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड था और मोस्ट कमर्शलाइज्ड नेशन था। अर्बनाइज्ड मतलब यहाँ सबसे अच्छे शहर पाए जाते थे, सबसे ज़्यादा बिजनेस यहाँ होता था। बिजनेस के मामले में इंडिया सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट किया करता था। साथ साथ में सिल्क, स्पाइसेस, पैडी, ये सब भी एक्सपोर्ट होते थे। जैसे जैसे इंग्लिश, फ्रेंच और डच पीपल हमारे इंडिया में आते गए, उन्होंने जो अपनी पॉलिसीज लगाई कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन की, यानी कि इंडिया को खाली करते जाने की, उसके बाद से इंडिया का एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे नीचे चलते गया। डिटेरियोरेट का मीनिंग क्या होता है, उसका लेवल नीचे होते गया। ब्रिटिश रूल के दौरान एग्रीकल्चरल सेक्टर ने बहुत सफ़र करा, बहुत सारे रीजंस थे उसके। एक तरफ अगर हम देखें तो इंडियन एग्रीकल्चर पहले मॉनसून पे सिर्फ बेस्ड होता था। इरिगेशन उनको कहाँ से मिलता था, बारिश से खाली मिलता था। ब्रिटिशर्स ने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में कोई भी पैसे डालने की दिलचस्पी नहीं दिखाई। दूसरी तरफ बार बार ड्रॉट आने लगा, ड्रॉट मतलब सूखा, जमींदारी सिस्टम आने लगा, टेनेंसी सिस्टम आने लगा। इस कारण फार्मर की इकोनॉमिक कंडीशन और नीचे चलती चली गई और उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ गया। इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर लोन का उनको देना पड़ता था, जमींदार को, मनी लेंडर को और बड़े बड़े बिजनेसमैन को। कल्टीवेटर्स अपनी ज़मीन जो है वो खोते चले गए और इस कारण एग्रीकल्चर जो है वो सफ़र कर रहा था, फार्मर सफ़र कर रहे थे और पॉवर्टी बढ़ती चली गई। बिजनेस और ट्रेड के मामले में ब्रिटिशर्स ने ऐसी ट्रेड पॉलिसी और टैक्स पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई जो सिर्फ और सिर्फ उनके फायदे के लिए थी, भारत के लोगों के लिए फायदे के लिए नहीं थी। इंडियन एक्सपोर्ट्स को एकदम बंद कर दिया गया यूरोप में, जहां पर गुड्स जो हैं जो इंग्लैंड में बनाए जाते थे उनको बहुत सारा टैक्स कंसेशन मिलता था और फ्रीडम मिलता था इंडियन मार्केट में बेचने का। हालांकि यही सारे जो गुड्स हैं ये सब इंडिया के हर कॉर्नर में भेजने के लिए इंडियन रेलवे को उन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ किया और ये एक एडवांटेज था। ऐसी पॉलिसी के कारण ब्रिटिशर्स को बहुत सारा पैसा मिलते गया। प्रोडक्शन और सेल वो इंडिया में ही करते थे और फिर जो पैसे बचते थे वो ब्रिटेन में इन्वेस्ट करते जाते थे। इससे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया। इंडस्ट्रीज ज़्यादा कहाँ ग्रो हो गई, ब्रिटेन में। इंडियन मार्केट में वो फाइनल प्रोडक्ट्स जो हैं जो उन्होंने ब्रिटेन में बनाए हैं वो यहाँ आके बेचते थे। एक सिंपल सी इसकी स्टोरी है। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, रॉ मटेरियल लेके जाते थे हमारे यहाँ से, बनाते थे वो उस पर्टिकुलर चीज को ब्रिटेन में, फिर उस चीज को यहाँ पर ला करके हमें ही बेच देते थे। हालांकि वो मटेरियल उनको कहाँ से मिला, हमसे मिला। इस सिस्टम में इंडियन ट्रेड और बिजनेस का जो है धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव पावर और प्रोडक्शन पावर सब खत्म होते चला गया। स्मॉल और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी इंडिया की वो सब बर्बाद हो गई, रूइन हो गई
और इस कारण अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी शुरू हो गए बढ़ना। रूरल पॉवर्टी का कॉजेस देखें, सबसे पहला है नेचुरल कॉजेस। इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है शुरू से, और आज भी हमारे कंट्री की जो मेजर पॉपुलेशन जो विलेज में रहती है वो आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इंडिया में एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वो मेनली बारिश पे और वेदर कंडीशन पे निर्भर करता है। बार बार ड्रॉट का होना यानी सूखा पड़ना, सूखे का पड़ना मतलब होता है बारिश का ना होना। कभी मॉनसून आएगा कभी नहीं आएगा, है ना, कभी 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 भी मॉनसून आ जाता है और कभी कभी फ्लड्स आ जाते हैं यानी बाढ़ आ जाती है। तो ऐसे में प्रोडक्शन कम हो जाता है और एग्रीकल्चरिस्ट की यानी कि फार्मर की इनकम सर्टेन नहीं रहती, मतलब उसको हर साल एक जितनी इनकम नहीं मिल पाती है, इसीलिए पॉवर्टी बढ़ गई। दूसरा है डेमोग्राफिक फैक्टर्स। इंडिपेंडेंस के बाद और जब इंडिया में प्लानिंग पीरियड चल रहा था तब इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रैपिड इम्प्रूवमेंट लाया गया हेल्थ सर्विसेज में एक तरफ, लेकिन डेथ रेट जो है धीरे धीरे आपका कम होते चला गया, लेकिन बर्थ रेट आपका कम नहीं हुआ। कहने का मतलब हेल्थ सर्विसेज अच्छे हुए तो लोगों का मरना कम हो गया, लेकिन लोगों का पैदा होना कम नहीं हुआ। इस वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते चला गया आपका पीसीआई नहीं बढ़ा। सीधी सी बात है, अगर सपोज कर लीजिए कोई कंट्री में 100 लोग रहते हैं और 1000 रुपए उसकी नेशनल इनकम है, तो पीसीआई कितना हो जाएगा, 10 रुपए। आपका नेशनल इनकम मान लीजिए अभी भी 1000 रुपए ही है और लोग बढ़ करके 200 हो गए, तो पीसीआई 5 रुपए हो जाएगा। पीसीआई नहीं बढ़ेगा अगर पॉपुलेशन बढ़ गई तो पीसीआई कम होते चला गया, फैमिलीज की साइज बड़ी होती चली गई, इसीलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो पुअर होते चला गया। बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगा लेबर सप्लाई में, यानी काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनको काम देगा कौन? क्योंकि हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी ही नहीं, और इसलिए वेज रेट कम होने लगा, यानी कि जो उन लोगों को सैलरीज मिलती थी वो कम होने लगी, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, पॉवर्टी भी बढ़ने लगी। अब जो आते हैं वो हैं आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर है लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर लेबर। काम करने वाले लोग तो बहुत थे, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर लेबर का मीनिंग है कि आपके पास काम करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब आप पूरे प्रोडक्शन को उन काम करने वाले लोगों से डिवाइड करेंगे, अब सपोज कर लीजिए कि 100 क्विंटल वीट जो है 10 लोग आराम से मेहनत करेंगे तो पैदा कर लेंगे। इसका मतलब पर लेबर आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कितना हुआ, 10 क्विंटल हुआ। अगर 10 की जगह 20 लोग काम कर रहे हैं फिर भी प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही, इसका मतलब हुआ कि आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर लेबर घट रही है। ये बहुत बड़ा रीजन है पॉवर्टी का रूरल इंडिया में, कि पर लेबरर इनकम बहुत कम होती थी, पुअर इरिगेशन के कारण पानी की सुविधाएं नहीं मिलती थी, सही टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती थी, एजुकेशन और ट्रेनिंग की कमी थी, इन्वेस्टमेंट नहीं था, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था, और इस सब कारणों के कारण आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गया और उनका इनकम जो है धीरे धीरे कम हो गया, पॉवर्टी बढ़ते चला गया। नेक्स्ट जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। लैंड जो है बड़ा ज़रूरी है अगर आप कोई चीज़ को उगाना चाहते हैं तो। ब्रिटिश पीरियड से ही लेकर के कुछ सिस्टम्स ऐसे थे जमींदारी का, जैसे जैसे तो जमींदारी के कारण लैंड ओनरशिप किसके पास था, कुछ ही लोगों के पास था, और उन लोगों को हम बोलते थे जमींदार। ये क्लास अपने जमीन पे कुछ उगाता नहीं था, और ना ही इनके पास कोई ऐसा रीजन था कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें या पैसे दें। साथ साथ में इनके पास जो टेनेंट्स काम करते थे, मतलब इनकी जमीन भाड़े पे कुछ लोगों ने ले रखी थी, वो उस पे एग्रीकल्चर का काम करते थे, वो ओनर नहीं थे उस धरती के, और ना ही उनके पास भी इन्वेस्टमेंट था। तो ऐसे में होता क्या था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम हो गया, प्रोडक्टिविटी कम हो गया, और पॉवर्टी जो है धीरे धीरे बढ़ गया। अब सीधी सी बात है, सपोज कर लीजिए जमींदार आप हैं, मैंने आपकी जमीन आपसे भाड़े पे खरीदी है, मैं टेनेंट हूँ,
मेरे पास आपसे ज़मीन खरीदने के मतलब वो भाड़ा देने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं उस पे ज़मीन पे सीड्स लगाना, इरिगेशन, पानी ये सब चीज़ों का इंतज़ाम कैसे करूँगी? सीधी-सी बात है। मिनिमल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज आपकी आती हैं कहाँ पर? रूरल एरियाज में। और इनको डेवलप करने पे सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं था, या था तो एकदम कम था। इंडिया में जब सेकेंड 5 ईयर प्लान आया, उसके बाद से जब शुरुआत हुई, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया जाता था। लेकिन रूरल इंडिया में स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज थी जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, किसमें? एम्प्लॉयमेंट में, प्रोडक्शन में और इनकम में। लेकिन इन इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज पे ध्यान नहीं दिया गया। एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज थी, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, फिशरी, ये धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। लेकिन इसमें भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब, एग्रीकल्चर में फार्मर पूरा साल काम नहीं करता, वो 6 महीने काम करेगा, 6 महीने बेरोजगार बैठा रहेगा। इसीलिए पॉवर्टी कम नहीं हुई। रैपिड इंक्रीज इन प्राइजेस, प्राइस राइज भी आपकी पॉवर्टी को सीरियसली इफेक्ट करता है। वॉर के कारण ड्रॉट या नेशनल प्रोडक्शन कम हो गया, या डिमांड बढ़ गई किसी चीज़ की, या प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, गुड्स और सर्विस की कॉस्ट जो है इन सभी रीजंस के कारण बढ़ने लगी। एडिबल गुड्स के प्राइजेस भी बढ़ने लगे। एडिबल गुड्स मतलब कौन से गुड्स? जो हम खाने पीने में यूज़ करते हैं। इससे आपका जो लो इनकम ग्रुप है, जिनके पास इनकम ही कम है, उनका परचेजिंग पावर और कम होते चला गया। परचेजिंग पावर यानी खरीदने की ताकत। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे चला गया, पॉवर्टी बढ़ते चली गई। साथ साथ में प्राइजेस जब बढ़े तो किसको फायदा हुआ? बिजनेसमैन, ट्रेडर और बड़े बड़े फार्मर्स को। फिर से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो गया सोसाइटी में। एक को नुकसान हो रहा है तो दूसरे को फायदा हो रहा है। नेक्स्ट है हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में रूरल इंडिया जो है मेनली किस पे निर्भर करता है? एग्रीकल्चर पे। लेकिन एग्रीकल्चर किस पे निर्भर करता है? मॉनसून में। मॉनसून पे, इसीलिए एक साल में एक ही क्रॉप को हम उगा सकते हैं, इसीलिए वहां पर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं, इसीलिए सारा का सारा बोझ जो है वो एग्रीकल्चर पे चला जाता है। और इसलिए डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब, लोग काम तो कर रहे हैं पर उस काम के उनको कोई पैसे नहीं मिल रहे। रूरल इंडिया में डेवलपमेंट नहीं है सारी इंडस्ट्रीज का, और इस कारण वहाँ पर लिटरेसी भी नहीं है, मोबिलिटी नहीं है लेबर का, और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट और पॉवर्टी का रेट बढ़ रहा है। लिटरेसी का तो मीनिंग पता है, इलिटरेसी मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं है। लो मोबिलिटी ऑफ लेबर मतलब वहाँ का लेबर कहीं और जाना नहीं चाहता, मूव नहीं करना चाहता इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी वहाँ बढ़ रही है। अब आती है बात सोशल रीजंस की। अब तक जो हमने पढ़े वो थे इकोनॉमिक रीजंस। सोशल रीजंस में दो ही रीजंस मेन है। सबसे पहला है लो लेवल ऑफ एजुकेशन। मेन रीजन पॉवर्टी का वो ये है कि हमारे यहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, स्पेशली रूरल एरियाज में, इसीलिए वो एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजीज को नहीं ला सकते, नए एग्रीकल्चर सिस्टम को वो अपना नहीं सकते। उनको नहीं पता रिसर्च क्या हुई है, या मार्केट में जब हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो क्या फ़ायदे मिलेंगे। इसीलिए पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी और पर लेबर प्रोडक्टिविटी कम रहती है। पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी का मतलब है ज़मीन के मुताबिक, जितनी आपके पास ज़मीन है उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा। यही रीज़न है फार्मर्स की इनकम कम होती है। और एजुकेशन के कारण, क्योंकि उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं है, इसीलिए उनको कोई और एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलता। वेज लेवल जो है वो कम रहता है और पॉवर्टी बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट आता है जेंडर इनइक्वालिटी। इंडिया में शुरू से जेंडर इनइक्वालिटी रही है। सोसाइटी फीमेल्स को लेकर के कम केयर करती है, उनकी हेल्थ को लेकर के कम केयर करती है, इसीलिए वुमेन में ज़्यादा माल नरिशमेंट होता है, वेट उनका कम होता है, वीकनेस उनकी ज़्यादा होती है। माल नरिशमेंट का मीनिंग होता है उनको खाद खुराक जो है, खाने पीने की चीज़ें
प्रॉपर्ली नहीं दी जाती, इसीलिए हाई मैटरनल मोर्टेलिटी होती है चाइल्ड बर्थ के दौरान। जब कोई वुमेन चाइल्ड को बर्थ दे रही होती है तब कई सारी माताएं मर जाती हैं, उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, न्यूबॉर्न चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। उनके ऊपर काम इतना ज़्यादा डाला जाता है कि उनको ही ये घर के सारे काम करने हैं, इसीलिए वो पढ़ लिख नहीं सकती, उनको कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती काम करने की, मतलब जॉब करने की कोई रास्ता नहीं उनको होता है। साथ साथ में वर्क प्लेस पे भी अगर आप देखें तो फीमेल की सैलरी मेल्स की सैलरी से कम होती है। टोटल पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो लेस देन हाफ जो है वो पॉपुलेशन सॉरी फीमेल है। इनमें से भी लो हेल्थ लेवल और काम ना करने की जो उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, इन सब से उनकी फैमिली इनकम बहुत कम रहती है और पॉवर्टी बढ़ती चली जाती है। अगर सीधी सी बात है, अगर एक घर में एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों मिल करके जब कमाएंगे तो उनका घर और अच्छे से चल पाएगा। दूसरे रीजंस देखें तो सबसे पहला है आपका वॉर। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने 2 वॉर्स लड़ी थी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, वो है आपके पाकिस्तान और चाइना। वॉर के टाइम पे लिमिटेड रिसोर्सेज कंट्री में स्पेंड होते थे और इम्पोर्ट जो है ज़्यादातर किसका किया जाता था, आर्म्स और अम्यूनिशन का, यानी कि इन आपके वेपन्स का। इससे आपका बेसिक गुड्स और सर्विसेज से ध्यान हट करके आपके वेपन्स पे ध्यान चला जाता था। वॉर के टाइम पे बहुत सी ऐसी गुड्स थे जो जिनका स्कैरसिटी होने लगा, यानी कमी होने लगी। लोग जो है फूड ग्रेन क्लोथ और फ्यूल ये सब जमा करके रखते थे, इस कारण प्राइजेस बहुत जल्दी बढ़ने लगे। वॉर के कारण आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत धीमा होने लगा। बहुत सारी वॉर्स हुई इंडिया में जिसके कारण उनके ऊपर हम लोग वॉर के ऊपर खर्चा करते थे, इंडिया के डेवलपमेंट पे खर्चा नहीं कर पाते थे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट फिर कम होने लगा, प्राइस राइज होने लगा और पॉवर्टी बढ़ने लगी। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। बहुत सी ऐसी वॉर्स थी जिनमें सिक्योरिटी को बहुत महत्व दिया गया। सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नई नई मिसाइल्स, फाइटर प्लेन्स, टैंक्स और सबमरीन्स को खरीदने की बहुत तेजी से खरीदा जा रहा था। प्रेजेंट टाइम में भी टेररिज्म से लड़ने के लिए बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिन पे खर्चा किया जाता है डिफेंस में। जो सिक्योरिटी पे हम खर्चा करते हैं ये नॉन डेवलपमेंटल होता है, मतलब इससे देश की उन्नति नहीं होती है। और इसका अगर अगर आपका खर्चा बढ़ेगा यहाँ पर तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका स्लो हो जाएगा और पॉवर्टी बढ़ जाएगी। डिफेक्टिव पॉलिसीज यानी रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया में हो, इसलिए सेकेंड 5 ईयर प्लान के बाद से बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा ध्यान देने देने लगे हम लोग, और बहुत तेज़ी से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे, इंडस्ट्रीज को बढ़ा रहे थे। मतलब ये कि हमने एक ऐसी पॉलिसी लाई थी कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट हटे, मिट जाए। लेकिन इस पॉलिसी में उन सारी पॉपुलेशन पे ध्यान नहीं दिया गया जो एग्रीकल्चर पे निर्भर करते थे। एग्रीकल्चर प्लस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, जहाँ पर एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेट होते थे, वहाँ पर हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए उन सारी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट बहुत धीमा हो गया और उन पुअर पीपल की इनकम का भी ग्रोथ धीमा हो गया। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी स्कीम्स थी जो इंट्रोड्यूस कराई गई प्लानिंग पीरियड के दौरान पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन क्योंकि हमारी गवर्नमेंट बार बार बदलने लगी ना, इसीलिए ये पॉलिसीज अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाई। इसके कारण आपकी जो जिस पॉवर्टी को आप कम करना चाह रहे थे वो उल्टा बढ़ने लगी, आप इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। नेक्स्ट और लास्ट जो टॉपिक आता है इस पर्टिकुलर चैप्टर का वो है मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी। क्या रास्ते हैं, किन रास्तों से आप पॉवर्टी को घटा सकते हैं। इन मेजर्स को हम करेंगे इसके लास्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 4 में। अगर ऐसा कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में डाल सकते हैं उसको। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे।